मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और आपको पता है कि ये पैराबोलिक फंक्शन है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। अब इस कर्व पे आप कोई एक टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद एक्स एक्सिस के साथ इस टेंजेंट का स्लोप कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये जो स्लोप आता है, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है, वही इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है। तो ठीक इसी तरह से आपको ये पता है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, या फिर आपने कभी ये नोटिस किया है कि जब हम किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो उसमें हम लोग प्लस सी ही क्यों ऐड करते हैं। अगर आप ये सारी क्वेश्चंस का आंसर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखते। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंटीग्रेशन करने के बाद आप प्लस सी ही क्यों ऐड करते हैं। और साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का टोटल कितने मेथड्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट आप लोग हमारी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेक्चर को नहीं देखे हैं तो आई बटन पे प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके पहले वो वाली सारी लेक्चर आप लोग देख, फिर ये लेक्चर और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। आइए अब हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, जहाँ पे एफ एक्स का मान 2x है। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, तो देखो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, तो 2 तो बाहर आ जाएगा और x dx का इंटीग्रेशन होगा, जिसका मान एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी हो जाएगा, और 2 और 2 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब मान लीजिए कि कोई c का मान 0 ले लेता है। इफ c इज इक्वल टू 0, देन हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एफ एक्स और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और आपको पता है कि ये वाली जो ग्राफ होती है, ये पैराबोलिक फंक्शन की ग्राफ, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। और मान लीजिए कि कोई c इज इक्वल टू 1 कंसीडर कर लेता है, तो इस केस में हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाएगा। यही ग्राफ एक यूनिट ऊपर खिसक जाएगा। वहीं पे मान लीजिए कि कोई c इज इक्वल टू 2 कंसीडर कर लेता है, तो हमारा जो इंटीग्रेशन होगा इस केस में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ना, और ये वाली जो ग्राफ है ये 2 यूनिट ऊपर खिसक जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगी और ये ऐसा कुछ दिखेगी। और मान लीजिए कि कोई c इज इक्वल टू -1 कंसीडर कर लेता है, तो इस केस में हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1, और ये वाली जो ग्राफ है ये एक यूनिट नीचे खिसक जाएगी, मतलब यहाँ पे आ जाएगी, कुछ इस तरह से दिखेगी। और मान लीजिए कि c इज इक्वल टू कोई -2 कंसीडर कर रहा है, तो ये ग्राफ नीचे 2 यूनिट शिफ्ट हो जाएगी। और इसी तरह से मान लीजिए कि कोई c इज इक्वल टू -3 कंसीडर करता है, तो इस केस में हमारा ग्राफ यहाँ से 3 यूनिट नीचे खिसक जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, इच इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x represent a family of parabola. Let us now consider x is equal to a be a line parallel to y-axis, and suppose that this is the tangent of parabola at point P0, and this is the tangent of parabola x square plus 1 at P1, and this is the tangent of parabola x square plus 2 at point 2, and similarly we can draw some other tangent at point p minus 1, p minus 2 and p minus 3। तो यहाँ पे आपको एक चीज क्लियरली दिख रहा है कि ये सारे जो पैराबोला है, सारे पैराबोला का जो टेंजेंट है ये आपस में पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग को पता है कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है उसी को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ये वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको दिखा होगा। इस लाइन का जो स्लोप होगा, मतलब इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, सेम स्लोप P1, P2 और P-1, P-2, P-3, ये सारे लाइन का स्लोप भी सेम ही होगा। और आपको स्ट्रेट लाइन की कॉन्सेप्ट से भी ये चीज पता होगी कि जब लाइन पैरेलल होती है तो उसका स्लोप इक्वल होता है। तो यहाँ पे सारे टेंजेंट एक दूसरे का पैरेलल है, इसलिए सबका स्लोप तो सेम ही होगा। तो बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि देखो, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है वो क्या होता है, और डिफरेंशिएशन होता है। मतलब यदि इसका हम लोग डिफरेंशिएशन निकाले तो ये क्या आ जाएगा, dy बाई dx जो आएगा ये 2x आ जाएगा। और ये जो dy बाई dx है ये सारे पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे dy बाई dx, तो इसका भी 2x ही आएगा और इसका भी 2x ही आएगा।
इसका भी 2x ही आएगा, इसका भी 2x ही आएगा। मतलब ये जितना भी पैराबोला है सारे पैराबोला का डिफरेंशिएशन 2x आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे हमको ये देखने को मिल रहा है कि इंटीग्रेशन का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है, या फिर हम लोग ये बोले कि ये हमारा जो फंक्शन है fx प्लस सी, बेसिकली ये क्या है, फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करती है। सी के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए ये डिफरेंट डिफरेंट फैमिली को रिप्रेजेंट करती है। जैसा कि हम लोग सी का मान 0 लेंगे तो इस कर्व को रिप्रेजेंट करेगी, सी का मान जब 1 लेंगे तो इस कर्व को रिप्रेजेंट करेगी, और सी का मान 2 लेंगे तो इस कर्व को रिप्रेजेंट। इसी तरह जब हम लोग माइनस में लेंगे तो इसको रिप्रेजेंट करेगी, इसको रिप्रेजेंट करेगी, इसको रिप्रेजेंट। तो जब हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं तो ये एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। इसमें बहुत सारे कर्व होते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन जो होता है एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करती है, और सी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए ये डिफरेंट डिफरेंट कर्व को रिप्रेजेंट करती है। सो यही ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है। और दूसरी चीज ये आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी फंक्शन को जब आप लोग इंटीग्रेट करते हो तो उसमें सी क्यों ऐड करते हैं। देखो सी बेसिकली इसलिए हम लोग ऐड करते हैं, देखो सारे कर्व का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ही आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, देखो सारे कर्व तो डिफरेंट डिफरेंट है बट इसका इंटीग्रेशन सेम ही आ रहा है, इसलिए कर्व को बैलेंस करने के लिए हम लोग प्लस सी ऐड कर देते हैं। और प्लस सी ऐड करने से क्या होता है कि मेरा ये रिजल्ट पूरी तरह से सही हो जाता है। मान लीजिए कि कोई सी का मान 0 लेता है तो फिर उस सिचुएशन में ये इस कर्व को रिप्रेजेंट करेगी, यदि 1 लेता है तो इसको रिप्रेजेंट करेगी, और 2 लेता है तो इसको रिप्रेजेंट करेगी, और मेरा रिजल्ट गलत ना हो इसलिए हम लोग इंटीग्रेशन करने के बाद प्लस सी ऐड कर देते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, और फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करने के बाद प्लस सी क्यों लिखते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों चीज बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। यदि आपको कुछ भी डाउट है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब आइए हम लोग ये जानते हैं कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का टोटल कितना मेथड्स है। तो हमारा फर्स्ट मेथड जो है ऑर्डिनरी मेथड है। इसमें टोटल 4 मेथड्स आते हैं। हमारा पहला जो मेथड है ये इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन है, और इसके बाद हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को देखेंगे, और इसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को पढ़ेंगे, और सबसे लास्ट और जो इम्पोर्टेंट मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों मेथड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेथड भी इंपॉर्टेंट है बट इसमें बहुत सारा टाइप को पढ़ना होता है, तो बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चन जनरली बोर्ड में इससे पूछे जाते हैं। और हमारा एक और भी मेथड होता है फर्स्ट प्रिंसिपल, तो इस पे इस टाइप के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, बट ये वाली चीज आपको तब समझ में आएगा जब ये चारों मेथड आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे और डेफिनेट इंटीग्रेशन का थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, तो उसके बाद आप लोग ये वाली टाइप को अच्छे से समझ सकते हो। इसलिए इसको हम लोग लास्ट में करें। तो अब तक मैंने आपको ये बताया कि इंटीग्रेशन का मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है, और इंटीग्रेशन की कुछ बेसिक एंड फंडामेंटल क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बेसिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन। एंड उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, और साथ ही साथ इसका टोटल कितना मेथड्स होता है, कितने मेथड से हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी चीज अब तक की वीडियो में डिस्कस किया गया। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन से स्टार्ट कर, तो आप लोग ये चारों वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिए और पूरा प्रैक्टिस कीजिए। सारा बेसिक खत्म होता है और आपने इतना सारा कुछ अच्छे से देख लिया है, तो इसके बाद आपसे एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो आप ये सारा कुछ बहुत ही अच्छे से कीजिए, और कहीं पे भी आपको कुछ डाउट है या कुछ चीज समझ में नहीं आया है तो आप उसे दोबारा से देखिए, और फिर भी डाउट रह जाती है तो आप हमें कमेंट कर सकते। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।